हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीसीए, बीएससी आईटी, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या बीटेक के स्टूडेंट या यूपीएससी एस्पायरेंट या जो स्टूडेंट नेट और जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक अगर आप अपने बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमेटिकली समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आज हम लोग नंबर थ्योरी स्टार्ट किए हैं, डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन एल्गोरिदम। डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन एल्गोरिदम में एक प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर कोई ए है उसको सी डिवाइड करता है, इफ सी डिवाइड्स ए and C divides B, then C divides n into A plus n into B for all integers m, n। पिछले क्लासेस का लास्ट क्वेश्चन में शायद यही था। तो आज हम लोग इससे आगे जाएंगे और क्या देखेंगे, यहां पे क्या है, कोरोलरी नंबर 1। कोरोलरी नंबर 1 सर यहां पे लिखा है कि लेट ए, और यहां पे क्या है b1 b2 bn, यहां पे क्या है x1 x2 xn। ये किसका एलिमेंट है, बिलोंग्स टू z। ये सारे एलिमेंट कहां पे बिलोंग करता है, z पे, और a डिवाइड्स करता है bi को, और i का एलिमेंट 1 से n तक है। वहां पे दो ही नंबर्स था, a डिवाइड्स b1 और a डिवाइड्स b2, लेकिन यहां पे क्या है, a डिवाइड्स b1 b2 b3 bn तक डिवाइड कर रहा है, जनरल फॉर्म है। तो सर यहां पे जो डिवाइड कर रहा है ना, क्या कह रहा है, देन a डिवाइड्स ये पूरे टर्म को। यहां पे कहता है, क्या कह रहा है वो समझने का कोशिश करना। ये a और ये पूरे एलिमेंट क्या है, इंटीजर है, इतना समझ में आया। और a डिवाइड्स bi। इस i के जगह पे आप क्या लिख सकते हो सर, इस i के जगह पे b1 लिखा जा सकता है, मतलब a डिवाइड्स b1, a डिवाइड्स b2, a डिवाइड्स b3, ऐसे सारे एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है। तो इफ a डिवाइड्स bi, और i का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से n तक, 1 से n तक। तो प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहां पे है पहला केस कि n का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, अगर हम यहां पे n का वैल्यू 1 लेते हैं, तो इफ a डिवाइड्स b1 देन देयर एग्जिस्ट सम k1 जो कहां पे बिलोंग करेगा, z पे, सच दैट सर a डिवाइड्स b1, a डिवाइड्स b1 मीन्स क्या होगा, b1 को हम मल्टीपल ऑफ a में लिख सकते हैं, a के मल्टीपल में लिख सकते हैं, a इंटू k1। ठीक है, तो सर a डिवाइड्स b1, a डिवाइड्स किसको करता है, b1 को, तो हम b1 को इतना लिख सकते हैं। अब बोथ साइड हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए, बोथ साइड हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x1, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x1। तो यहां पे होगा b1, फिर यहां पे होगा x1, और यहां पे क्या होगा, a इंटू k1, और सर ये क्या हो जाएगा, x1। यहां पे भी क्या, x1।
मतलब यहां पे आप देख रहे हैं b1 इतना है और x1 से मल्टीप्लाई किए, और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स जो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, वो कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? तो सर वो कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? एसोसिएटिव। मीन्स अब हम लोग लिख सकते हैं कि b1 x1 जो है वो a के मल्टीपल में होगा। किसके मल्टीपल में होगा? a के मल्टीपल में। यहां पे b1 x1 जो है वो मल्टीपल ऑफ a के मल्टीपल में होगा। तो यहां पे क्या लिखा गया है? a इंटू k1 x1 इतना। फिर यहां पे क्या लिखेंगे? 10। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस पूरे टर्म को आप देख रहे हो, इसको भी a डिवाइड कर रहा है, तो a डिवाइड्स b1 x1। ये x1 कोई इंटीजर है सर, ये x1 क्या है? इंटीजर है, मल्टीप्लाइंग बाय x1 और x1 इंटीजर है। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हमारा पहला टर्म के लिए ये ट्रू हो गया। अब फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू हुआ, तो अब देखते हैं n इज इक्वल टू 2। किसके लिए? n इज इक्वल टू 2। सपोज a डिवाइड्स b1 एंड a डिवाइड्स b2। सर यहां पे लिखा हुआ है a डिवाइड्स b1 और सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? a डिवाइड्स b2 एंड a डिवाइड्स b2। सर a b1 को भी डिवाइड करता है और a b2 को भी डिवाइड करता है। तो कोई दो इंटीजर ले लेंगे k1 k2, जो कहां का एलिमेंट होगा? इंटीजर होगा, सच दैट b1 को हम लोग लिख सकते हैं। b1 को क्या लिख सकते हैं? अगर b1 को a डिवाइड कर रहा है तो b1 को a के मल्टीपल में लिख सकते हैं, a इंटू k1। और b2 को डिवाइड कर रहा है a, मतलब a डिवाइड्स b2, तो हम b2 को क्या लिख सकते हैं? b2 को लिख सकते हैं a इंटू k2, a इंटू k2। ऐसे ही लिखा गया। इतना लिखने के बाद अब हमारे पास यहां पे है b1 x1, यहां पे है b2 x2। ठीक है, b1 का वैल्यू क्या आया सर? b1 का वैल्यू आया है a इंटू k1 और b2 का वैल्यू क्या आया है सर? a इंटू k2। हम यहां पे b1 के जगह पे b1 का वैल्यू रखेंगे a इंटू k1 और यहां पे x1 है, और b2 के जगह पे क्या लिखेंगे? a इंटू k2 इंटू x2। और पहले से क्या था? पहले से हमारा x1 था, तो आप ये रख रहे हैं तो यहां पे ब्रैकेट दे देना। अब यहां पे क्या होगा? ये हमारा a होगा और यहां पे क्या लिखेंगे? k1 x1, और यहां पे क्या होगा? a k2 x2। क्या a कॉमन आ रहा है? तो a कॉमन आ जाएगा ना, तो यहां पे क्या बचेगा? k1 x1 k2 x2, बीच में प्लस हो जाएगा। मतलब a के मल्टीपल में है ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है ना वो a इंटू इतने के मल्टीपल में है। यहां पे कहता है इसका वैल्यू यहां पे रखा, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, a कॉमन निकाला, देयरफॉर a डिवाइड्स इतना। मतलब हमारा यहां पे a कॉमन आ गया और ये पूरे टर्म को डिवाइड करेगा किससे? a से। किससे डिवाइड करेगा? a से। तो सर यहां तक तो हो गया। सो द रिजल्ट होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 2। मेरे को प्रूफ क्या करना है कि a अगर b1 को डिवाइड करता है, a अगर b2 को डिवाइड करता है, a अगर b3 को डिवाइड करता है, और सो ऑन a अगर bn को डिवाइड करता है, तो सर a ना b1 x1 b2 x2 b3 x3 एंड सो ऑन bn xn को भी डिवाइड करेगा। यहां पे वही चीज लिखा हुआ। तो मेरे को ये प्रूफ करना है, ये याद रखना। हम लोग सबसे पहले क्या किए?
तो सर हम लोग बोले कि एक डिवाइड करता है b1 को, तो b1 को किसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, a इंटू x1। और फिर क्या देखें कि a किसको डिवाइड करता है, b2 को, तो b2 को किसके मल्टीपल में लिख सकते हैं, a इंटू x2। मान लेते हैं x1 लिखो, x2 लिखो, या k1 लिखो, या k2 लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे k1 लिखे और यहां पे क्या लिखे, k2। और आप देख रहे हो b1 x1 प्लस b2 x2, दोनों का जब वैल्यू निकाल करके सम किए तो फिर पता क्या चला कि a डिवाइड्स करता है b1 x1 प्लस b2 x2 को, मतलब इसका सम को भी डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 था, मतलब a डिवाइड्स इतना को करता है। अब यहां पे क्लास 11 का अगर आप मैथ्स नहीं भी जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ध्यान देना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इंडक्शन हाइपोथेसिस आप एज्यूम करेंगे, एज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, मतलब पहला टर्म के लिए ट्रू हुआ, दो टर्म के लिए ट्रू हुआ, तो हम मान लेते हैं कि ये mth टर्म के लिए भी ट्रू होगा। कितना टर्म के लिए ट्रू होगा, mth टर्म के लिए। मतलब अगर a डिवाइड करता है b1 x1, b2 x2, b3 x3 एंड सो ऑन, कोई अलग नेचुरल नंबर है जो mth टर्म के लिए ट्रू होगा, हम ये मान करके चल रहे हैं। सर a डिवाइड्स ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को a डिवाइड करता है, ऐसा मान लिए। एज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, दैट इज a डिवाइड्स b1 b2 bm, देन a डिवाइड्स ये पूरा टर्म का सम। सो देयर एग्जिस्ट k जो इंटीजर होगा सच दैट कि इस पूरे टर्म को, जैसे आप ये पूरा टर्म को ये a डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 एंड सो ऑन bm xm। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को a डिवाइड कर रहा है, मतलब a को मल्टीपल ऑफ k लिख सकते हैं। तो सर ये पूरा टर्म को a इंटू k लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में लेकर के जाएंगे कि n को कहां तक लेकर के जाएंगे, m+1 तक लेकर के जाएंगे। मेरे को ये पता है कि अगर कभी भी ये दिखा तो इसके जगह पे a इंटू k लिखा जा सकता है। मतलब a अगर इसको डिवाइड करता है तो हम इस पूरे टर्म को a इंटू k के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू k के फॉर्म। नाउ कंसिडर यहां पे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, m+1 टर्म, एक टर्म एक्स्ट्रा चला गया। अब इस पूरे टर्म के जगह पे आप AK लिख सकते हैं, इतना तो पता है। ऑल्सो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को A डिवाइड करेगा। क्यों करेगा सर, आप बतलाओ ना। ये A किसको किसको डिवाइड कर रहा है, B1 को कर रहा है, B2 को कर रहा है, B3 को कर रहा है, और कहां तक जा रहा है, Bn तक जा रहा है। तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं कोई M है, तो m+1 को भी डिवाइड करेगा। A डिवाइड bm+1, ठीक है। अगर A इसको डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, bm+1 इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को A के मल्टीपल में लिखेंगे, A इंटू L, और ये L कोई इंटीजर होगा। तो सर हम समझ गए कि ये A इसको भी डिवाइड करेगा। वी कैन राइट, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं A इंटू L फॉर सम L बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर इतना 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 इतना,
इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर यहां से यहां तक को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू के। और सर यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हो, यहां से यहां तक को a इंटू एल। यहां से यहां तक को आप क्या लिख सकते हो सर, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हो, a इंटू एल मल्टीपल, और यहां पे क्या है x टू दी पावर, नहीं x बेस में क्या है m+1। फिर से समझाओ सर, हमारे पास ये एज्यूम किए थे, नहीं एज्यूम तो वहां पे एक टर्म बढ़ाए थे ना, एक टर्म बढ़ाए थे, तो यहां पे क्या हुआ b1x1, फिर क्या होगा b2x2, फिर क्या होगा b3x3 एंड सो ऑन bmxm, फिर क्या होगा bm+1 xm+1। तो सर यहां से यहां तक का जो टर्म है, यहां से लेकर के यहां तक का जो टर्म है, इसको a इंटू के लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं, a इंटू के। सर a इंटू के क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप बतला चुके हैं कि a डिवाइड्स इस पूरे टर्म को, तो इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला टर्म में क्या है ना सर, कि हम लोग ये देखे हैं कि ये जो टर्म है उसको डिवाइड करेगा a, यानी कि हम सिर्फ इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं a इंटू एल, और यहां पे क्या है सर xm+1, और xm+1 का मतलब क्या हुआ सर, ये तो ऐसे ही रहेगा सर, कोई एक इंटीजर है सर, क्या यहां से a कॉमन आ रहा है, अगर a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पे k प्लस एल और ये xm+1 ऐसा कुछ आया। तो क्या ये पूरा नंबर्स a के मल्टीपल में आया, यहां पे a इंटू इतना, सिंस ये एक इंटीजर होगा, क्योंकि कोई एक इंटीजर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेगा तो इंटीजर होगा, और उस इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा। मींस क्या पता चला कि a इसको भी डिवाइड करता है। अब माइंड में सोचना, क्या सोचना सर, हम कुछ मान लिए कि ये m को डिवाइड करता है, m टर्म को डिवाइड करता है, कितने टर्म को डिवाइड करता है, m टर्म को, और बाद में प्रूफ हो गया कि a m+1 को भी डिवाइड करता है, m+1 को भी डिवाइड करता है। इतना माइंड में सेट करना। अब बतलाओ, 2 तक ट्रू था और m के जगह पे 2 ही मान लो कि 2 टर्म, पहला टर्म और दूसरा टर्म b1 और b2 को डिवाइड करता है, तो a डिवाइड करेगा b1x1 प्लस b2x2 को, और m के जगह पे 2 ही मान लेना, तो a जो डिवाइड करेगा b1x1 प्लस b2x2 को, अगर m ट्रू हुआ तो m+1 भी ट्रू होगा, ऐसा मान करके चले, और प्रूफ हुआ कि m+1 भी ट्रू हुआ, मतलब 2 तक ट्रू है तो तीसरा भी ट्रू होगा, और तीसरा ट्रू है तो चौथा भी ट्रू होगा। क्या बोल रहे हैं सर, यहां पे देखना कि a डिवाइड्स b1x1 प्लस b2x2, यहां तक तो ट्रू हुआ ना सर, और हम मान लेते हैं कि m हमारा यही है, m हमारा यही है, 2 है 2 टर्म के लिए, तो 2 टर्म के लिए अगर ट्रू है तो तीसरा टर्म ट्रू होगा, होगा ना सर, क्योंकि अगर m ट्रू है तो m+1 भी ट्रू होगा, मतलब m+1 को भी डिवाइड करेगा, तो b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3, अच्छा ये ट्रू हुआ ना। अब m का वैल्यू क्या मान लिए कि 3 के लिए ट्रू हुआ, तो 3 + 1 के लिए भी ट्रू होगा, 4 के लिए, अगर 4 के लिए ट्रू हुआ तो 5 के लिए भी ट्रू होगा, 6 के लिए भी ट्रू होगा, 7 के लिए भी ट्रू होगा, अगर n हमारा 1000 है तो 1000 में एक और जोड़ दो, 1001 के लिए भी ट्रू होगा। और ऐसे ही कहेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। शुरुआत का हो सकता है 4-5 मिनट आपको क्लासेस समझने में टाइम लगे, लेकिन अगर आप क्लास में कंटिन्यू रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको नेक्स्ट क्लासेस का भी वेट होगा कि सर नेक्स्ट क्लासेस को भी देखना है मेरे को। हम लोग जानते हैं कि a अगर डिवाइड करता है b1 को,
ए डिवाइड करता है B2 को, ए डिवाइड करता है B3 को, ऐसे Bn तक डिवाइड करता है, तो हम जान गए कि ए डिवाइड करेगा B1 x1, B2 x2, B3 x3 और Bn xn, ऐसे करके जाएगा। तो कभी ना कभी इस प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो हम बोलेंगे कि एक कोरेलरी बतलाया था ना कि अगर a B1 को डिवाइड कर रहा है, a B2 को डिवाइड कर रहा है, तो उसका एक लीनियर सम होगा, उसको भी a डिवाइड करेगा। और अगर कुछ कहीं कहीं पे, चलिए यहां पे हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। यहां पे कहता है कि a b c d और x y ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, विथ d इज नॉट इक्वल टू 0, जो d किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, ये पहले ही दे चुका है। और c जो है ना इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई, और d डिवाइड करता है a को, बट d डज नॉट डिवाइड c, देन d डज नॉट डिवाइड b। कैसे ऐसा बोला गया वो देखना। c इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा गया है, ax प्लस बी वाई। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो d है ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो 0 के बराबर नहीं है, और d किसको डिवाइड करता है, तो d डिवाइड्स a। अच्छा सर, d a को डिवाइड करता है, मींस a को हम d के मल्टीपल में लिख सकते हैं, d इंटू k1 लिख ले रहे हैं। और d b को डिवाइड नहीं करता है, d डज नॉट डिवाइड्स b। देन आपको प्रूफ करना है कि अगर d a को डिवाइड करता है और d b को डिवाइड नहीं करता है, मींस d c को डिवाइड नहीं करेगा। d किसको डिवाइड नहीं करेगा, c को डिवाइड नहीं करेगा, ये प्रूफ करना है। तो यहां पे कहता है एज्यूम कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज होता है। मान लेते हैं कि हमारे जो क्लाइंट हैं, चाहे मेरा ये है, वो गिल्टी नहीं है, गिल्टी नहीं है मतलब ये क्राइम नहीं किया है, ऐसा वकील कहते हैं ना, एडवोकेट जो भी रहते हैं। फिर बाद में एविडेंस निकालते 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 और ये पता चल जाता है कि ये जो मेंबर्स हैं, ये जो यहां पे कटघरे पे खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइम किए हैं। ठीक है, माइंड में सेट कीजिए। सबसे पहले हम ये मान करके चलते हैं कि ये क्राइम नहीं किए हैं, और एविडेंस जुगाड़ करके हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये क्राइम किए हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो d आप बोल रहे हैं ना, d किसको डिवाइड नहीं करता है, देन d इज देखो सर, यहां पे क्वेश्चन को पढ़ो, a b c d x ये इंटीजर है, d का वैल्यू 0 नहीं है, और यहां है क्या कहता है कि d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स a को डिवाइड करता है, d a को करता है बट c को नहीं करता है, c को नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, b को भी नहीं करेगा। यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है, याद कर लो। c इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस बी वाई, और d डिवाइड्स करता है a को, बट d डज नॉट डिवाइड c को डिवाइड नहीं करता है। देन आपको प्रूफ करना है कि डज नॉट डिवाइड d। ये दोनों चीज दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है कि d किसको डिवाइड नहीं करता है, b को नहीं। तो हम थोड़ा देर के लिए ये मान करके चलते हैं कि d ना b को डिवाइड करता है। हम थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम फॉर कॉन्ट्राडिक्शन दैट d डिवाइड्स b। d किसको डिवाइड करता है, b को, एज वेल एज d a को भी डिवाइड करता है। d किसको डिवाइड करता है, a को। मींस अगर d b को डिवाइड करता है, हम ये मान करके चल रहे हैं, तो क्या हम b को d के मल्टीपल में लिख सकते हैं, d इंटू यू। और आपको दिया हुआ है कि d डिवाइड्स करता है a को, तो d डिवाइड्स a, यानी कि a को हम क्या लिख सकते हैं, d इंटू v, ऐसा लिखती है।
तो सर यहां पे v लिख दो और यहां पे u लिख दो, जैसा लिखना है आपको, टेक्निक तो समझ में आ ही रहा है। क्या लिखना है? हमको ये प्रूव करना है कि d डज नॉट डिवाइड c। नहीं, ये प्रूफ नहीं करना, मेरे को प्रूव करना है d डज नॉट डिवाइड b। तो हम थोड़ा देर के लिए ये मान करके चल रहे हैं कि d डिवाइड्स किसको करता है? b को। और पहले से दिया हुआ है कि d डिवाइड्स करता है a को। इसका मतलब हम d अगर a को डिवाइड करता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू d इंटू k। और d डिवाइड्स करता है b को, d डिवाइड्स b को करता है, तो हम b को लिख सकते हैं d इंटू k1 और यहां पे k2। तो ये a हुआ और ये b हुआ। यहां पे c लिखा हुआ है तो c ऐसे ही लिख देते हैं और a के जगह पे a का वैल्यू रखते हैं। तो a का वैल्यू क्या है? dk1, और b का वैल्यू क्या है? यहां पे x है, और b का वैल्यू क्या है? dk2, और यहां पे y। यहां से कॉमन क्या आएगा सर? यहां से d कॉमन आएगा। तो d जब कॉमन आ गया ना, तो d इंटू क्या लिखेंगे? k1। ऐसे थोड़ी लिखेंगे सर, कैसे लिखना होगा देखिएगा। आप किसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? सॉरी सर, आप किसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? a और b के जगह पे। तो a के जगह पे ब्रैकेट डाल देना, b के जगह पे भी ब्रैकेट डालना। तो c इज इक्वल टू d, फिर क्या लिखेंगे? k1 x, फिर d k2 y। ये हमारा एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब d कॉमन आ जाएगा तो c इज इक्वल टू d, और यहां पे लिखेंगे k1 x प्लस k2 y। ठीक है। तो अगर किसी c लिखा हुआ है, यहां पे c लिखा हुआ है, और c को हम d के मल्टीपल में लिख सकते हैं, मींस क्या हो जाएगा कि d डिवाइड c। लेकिन आपको पहले ही दे चुका है कि d किसको नहीं डिवाइड करता है? c को डिवाइड नहीं करता। और अगर आप ये मान करके चले कि d डिवाइड्स करता है b को, तो इससे सॉल्व करने के लिए गए और सॉल्व करते करते पता क्या चल गया कि d डिवाइड्स करता है c को। ये जब सॉल्व करने के लिए गए, सॉल्व करते करते पता चल गया कि d डिवाइड्स करता है c को, और ये पहले से दिया हुआ है कि d किसको डिवाइड नहीं कर सकता है? c को डिवाइड्स नहीं कर सकता है। This shows that d divides c. This contradicts the given hypothesis d does not divided by c. Therefore, our assumption is wrong, false. कौन सा assumption? d divides b, ये false है। तो आखिर क्या होगा सही? अगर मेरा माना हुआ assumption गलत है तो आखिर सही क्या होगा? हम माने थे d डिवाइड्स करता है b को, ये एजम्पशन गलत है, तो सही क्या होगा? d डज नॉट डिवाइड्स b। अब ये थ्योरम बतलाने के बाद अब थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। यहां पे क्या है? c, यहां पे क्या है? ax, और यहां पे क्या है? by। आपको बोला कि d डिवाइड्स होता है किससे? यहां d डिवाइड्स करता है, d डिवाइड्स करता है a को, और d c को डिवाइड नहीं कर पाता है। a को तो करता है लेकिन c को तो नहीं कर पाता है। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर a को डिवाइड किया d और c को नहीं कर पाया, तो 100% b को भी d डिवाइड नहीं कर पाएगा। बस इतना ही प्रूफ करना। इक्विवेलेंटली द कॉरस्पॉन्डिंग, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे कहता है एक थ्योरम ही है, c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, अभी वाला थ्योरम। यहां पे कहता है कि ये d जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, और d किसको डिवाइड करता है? d डिवाइड्स करता है a को।
लेकिन डी किसको डिवाइड नहीं कर पाता है? बी को। लेकिन डी डज नॉट डिवाइड्स बी। ए को डी डिवाइड किया लेकिन बी को डी डिवाइड नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डी सी को नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो कहता है कि सर ए को तो डिवाइड किया, बी को नहीं कर पाया, तो सी को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इससे पहले था डी ए को डिवाइड नहीं किया, सी को नहीं किया, ए को किया, सी को नहीं किया, तो 100% बी को नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद क्या है कि कहता है कि डी डिवाइड्स ए लेकिन डी डज नॉट डिवाइड्स बी। देन द स्टेटमेंट डी डज नॉट डिवाइड सी इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दैट इज द पॉसिबिलिटी डी डिवाइड सी। डी सी को भी डिवाइड कर सकता है। वेट डी डिवाइड्स ए एंड डी डज नॉट डिवाइड्स बी। कैसे? अगर हम मान लेते हैं यहां पे 4 के मल्टीपल में कोई नंबर रखे 92, ठीक है, यहां पे a रखे जो 4 के मल्टीपल में है 8, यहां पे x की जगह पे कुछ नंबर रख दिए। चलिए यहां पे हम 4 रखे हैं, यहां पे हम 3 रख दिए, कोई मतलब नहीं। b ऐसा नंबर रखे जो 4 से डिवाइड ना होता हो, 4 से डिवाइड ना होता हो। सर इतना डीपली कहा जाना है, आप कैलकुलेशन इससे भी कर दीजिए और अपने मन से भी ले लीजिए। c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई, और d जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और d a को डिवाइड करता है लेकिन d b को डिवाइड नहीं करता है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है कि d डज नॉट डिवाइड c, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, कभी कभी फॉल्स भी हो जाता है। कैसे? तो देखिएगा, यहाँ पे हम लिखे 4 के मल्टीपल में 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे हम 3 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे हम लिखे 5, लेकिन यहाँ पे 4 के मल्टीपल में कुछ भी लिख दिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 लिख दिए। तो 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 24, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 60। ये दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा? 84। और यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे C है। आप नोटिस करो, क्या 4 डिवाइड करता है 8 को? 4 डिवाइड्स 8, हाँ, लेकिन क्या 4 डिवाइड्स 5? डज नॉट डिवाइड 5। 5 को 4 डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या C को डिवाइड कर पाएगा? 4। तो यहां पे क्या है? 4 डिवाइड्स 84, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4 डिवाइड कर सकता है। तो वही लिखा है कि A का वैल्यू D, B का वैल्यू 5, X का वैल्यू 4, Y का वैल्यू 12 और D का वैल्यू कितना? 4। जब सिंप्लीफाई किया तो 92 आया। ऐसा हो रहा है कि D किसको डिवाइड कर रहा है? A को, ट्रू है। D B को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन C को D डिवाइड कर ले रहा है। D का वैल्यू क्या था? यहां पे 4। D का वैल्यू क्या था? 4। तो हम लोग 2 थ्योरम देखें। C इज इक्वल टू, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई, अगर कोई नंबर D A को डिवाइड किया और D डज नॉट डिवाइड C, D C को नहीं डिवाइड किया, इसका मतलब D जो है, हाँ, जो D है वो B को डिवाइड नहीं करेगा, ये हमेशा ट्रू होगा। फिर क्या है? D डिवाइड्स A एंड D डज नॉट डिवाइड्स B, लेकिन D C से डिवाइड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। इतना ही सीखे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थ्योरम है कि A जो है वो इंटीजर है और वो मतलब 0 नहीं है, और B कोई भी इंटीजर है, B कोई भी इंटीजर है, लेकिन यहां पे 0 से बड़ा बतला दिया और मॉड ऑफ A से छोटा बतलाया, और A ना B को डिवाइड करता है, देन B का जो वैल्यू होगा या तो वो 0 होगा, देन B इज इक्वल टू 0। क्या होगा? 0।
समझने का कोशिश करना। यहां पे a जो है वो इंटीजर है, a हमारा इंटीजर है जिसमें 0 नहीं आ रहा है, b भी इंटीजर है, ये दो कंडीशन दिया हुआ, और b का वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है लेकिन लेस देन मॉड ऑफ a है। जब उसका मॉड निकालेंगे तो उससे छोटा है b। और उसके बाद कहता है कि अगर ऐसा कुछ है, फिर कहता है कि अगर a डिवाइड्स करता है b को, अगर a डिवाइड्स करता है b को, यानी कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन आपको प्रूफ करना होगा कि b का वैल्यू क्या होगा, 0। अब मेरे को बतलाओ कि अगर a b को डिवाइड करता है तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता होगा सच दैट b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ a इंटू k, लिख सकते हैं क्या? बिकॉज b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और मॉड ऑफ a का वैल्यू भी 0 से बड़ा है। b का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इतना तक तो समझ में आया। और मॉड ऑफ a, अगर a का मॉड निकालेंगे तो वो भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है, इतना तक तो समझ में आया। फिर कहता है वी हैव, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वी हैव मॉड ऑफ a इंटू के को हम अलग अलग मॉड लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ k लिख दीजिए। और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, b। फिर इसका मॉड किसके बराबर है, b के बराबर, तो b इज इक्वल टू a इंटू के, ये दोनों निगेटिव भी हो सकता है इसलिए मॉड लगा दिए। और b का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इस केस में, ठीक है। तो इतना तक तो समझ में आया। तो यहां से मॉड ऑफ k का वैल्यू आ सकता है क्या, यहां पे क्या है, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ k इज इक्वल टू कितना, b, मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b क्यों, b, तो यहां पे क्या लिखेंगे, b। तो अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ k इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। मतलब b को अगर मॉड ऑफ a से डिवाइड किया जाए तो वो कितने के बराबर आएगा, k के बराबर। कभी जरूरत पड़ेगा तो इतना यूज करेंगे। अब ये रिलेशन को उठा करके ले आएंगे, कौन सा रिलेशन को, सर 0 इज लेस देन और इक्वल टू b एंड b इज लेस देन मॉड ऑफ a। इनइक्वालिटी में अगर हम कभी भी मॉड ऑफ a से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे मॉड ऑफ a से डिवाइड कर दिए, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसके जगह पे k लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, k है, और इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1। कितना लिखेंगे, 1। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, और मॉड ऑफ a जो लेस देन 1 होगा। अब ऐसा मेरे को एक इंटीजर बतलाओ सर जो 0 से बड़ा और बराबर होगा और लेस देन 1 होगा, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसके बीच में तो कोई इंटीजर ही नहीं होता है, लेकिन यहां पे बराबर भी है, इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन है तो द ओनली इंटीजर k सेटिस्फाइंग 0, ये कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा, जब k का वैल्यू क्या होगा, 0। और याद कीजिए कि a डिवाइड्स करता है b को, तो b को हम लोग किस फॉर्म में लिखे थे, a इंटू k, और k का वैल्यू क्या आ गया, 0, यानी कि a इंटू 0, यानी कि b इज इक्वल टू 0। तो इस केस से क्या सिखलाने का कोशिश किया सर, इससे सिखलाने का कोशिश किया कि कोई भी नंबर, यहां पे नंबर बड़ा है और उसका मॉड लेस देन इससे है, और इसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर b को अगर इस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही केस हो सकता है कि कब डिवाइड कर सकता है, तो जब b का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब क्या
5 डिवाइड कर सकता है 3 को? 5 इज लेस देन 3 इज लेस देन 5 और ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो इससे ये सिखलाने का कोशिश कर रहा है कि अगर हम किसी बड़े नंबर से किसी छोटे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड हो सकता है कब? जब ये नंबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। एक ही कंडीशन है, यहां पे 0 इज लेस देन और इक्वल टू, मान लेते हैं यहां पे 0 लिखते हैं और यहां पे 7 लिखते हैं, तो ये जो 0 है वो 7 से छोटा है और 7 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है। कब? एक ही केस में। और 5-7 मिनट केस लेंगे सर, ठीक है, और हमारा क्लास आज कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या है? यहां पे है द ओनली इंटीजर के, अच्छा वो हो गया, अच्छा ये एक थ्योरम आ गया, डिवीजन एल्गोरिदम, अभी तक नहीं आया था, अब आ गया डिवीजन एल्गोरिदम। यहां पे कहता है कि a और b दो इंटीजर है और जहां पे a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट। आप मेरे को बतलाओ, अगर हम 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, चलिए 4 को डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना? 1। 5 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना? 2। 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना? 0। 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना? 1। 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या होगा? 2। मतलब 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, जिसको भी 3 से डिवाइड किए, जैसे हम 4 को डिवाइड किए, तो 4 को 3 से डिवाइड किए तो 3 इंटू 1 हुआ, 3 इंटू 1 आ जाइए, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड किए तो 3 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना? 2। 6 को 3 से डिवाइड किए तो 3 इंटू 2 प्लस 0। जब भी हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 3 से डिवाइड किए तो इसका रिमाइंडर क्या आया? 1 2 0, या तो 0 आया या 1 2, इससे कम ही आया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आया। 4 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 1 2 3। तो इतना समझ में आया कि यहां पे डिवाइड का कोई लॉजिक चल रहा है। यहां पे a पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r सच दैट b इज इक्वल टू a इंटू q फॉर क्वोशंट और r फॉर रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा? तो 0 से बड़ा होगा और मॉड ऑफ a से छोटा होगा, मॉड ऑफ a से लेस देन होगा, इक्वल टू का साइन नहीं है, मॉड ऑफ a के बराबर नहीं होगा, वो इंटीजर ही होगा, यानी कि वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा इंटीजर क्या है? 0 1 2, और मॉड का मतलब क्या समझ रहे हैं? यानी कि रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। Here q is called the quotient and r is called the remainder. सबसे पहले अगर हमारा b क्या हो जाए? 0 हो जाए। b अगर 0 हो जा रहा है, b 0 हो जा रहा है, मतलब a जो है ना वो डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड कर रहा है किसको? b को, और b अगर 0 हो जा रहा है, b अगर 0 हो जा रहा है तो b को हम लोग पहले कैसे लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ a इंटू q प्लस r। तो यहां पे अगर b 0 है, मींस यहां पे 0 है, लेकिन a तो कोई नंबर है, तो यहां पे क्वोशंट को भी 0 रखना होगा और रिमाइंडर को भी 0 रखना होगा। तो q इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, देन 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 0,
तो 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा इतना लिखा होगा। ये नेक्स्ट क्लास में भी समझाएंगे, स्टार्ट करेंगे। केस नंबर 2, अगर b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो या तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो एक कंसीडर किए सीक्वेंस, कैसे कंसीडर किए, क्योंकि हम b को किससे डिवाइड कर रहे हैं, a से, तो a के मल्टीपल में एक कंसीडर किए सीक्वेंस a 2a 3a -a -2a -3a और एक 0। यहां पे a के मल्टीपल में है ये aq जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ a है, सच दैट अगर aq ग्रेटेस्ट मल्टीपल है मतलब b कोई ना कोई एलिमेंट होगा सर। मतलब सर आप समझो, हाँ ये 23 है, कितना है 23, और हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब a हमारा 3 है। तो क्या हम इस 23 को हम एक मल्टीपल ऑफ 3 का सीक्वेंस बनाएंगे? तो 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ, 21, 24, 27 ऐसे होगा। तो सर एक ऐसा 3 के मल्टीपल में नंबर होगा 3 इंटू क्यू जो ग्रेटेस्ट होगा 3 से 21, या उसके बराबर हो जाएगा ये b मतलब 23, या उससे छोटा हो, या उसके जस्ट 3 इंटू, हाँ 3 7 जाना, तो यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे 7 लिखे हैं तो यहां पे 7 + 1 इसी के बीच में हो सकता है, 3 इंटू 7 या 3 इंटू 7 + 1, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 नहीं, 3 8 जा 24, इसी के बीच में ये 23 होगा। बस इतना माइंड में सेट कीजिए। हम बोले कि पिछले आने वाला क्लासेस में भी हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करना कि ये जो b है ना, वो b या तो a इंटू क्यू या इसके बीच में ही कोई एलिमेंट होगा, इसके बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे हमेशा छोटा होगा। तो ये a से अगर इसको मल्टीप्लाई किए तो a इंटू क्यू, और ये a बन जा a हुआ, सब में a क्यू सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे a क्यू सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे भी a क्यू सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे भी a क्यू सब्ट्रैक्ट किए, ये a क्यू 0 हो गया, यहाँ पे b माइनस a क्यू माइनस यहाँ पे क्या बचा, a क्यू कैंसिल होकर के a बचा। तो इस पूरे टर्म के जगह पे r लिख सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि a अगर b को डिवाइड कर रहा है, और ये b क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, a इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ऐसे लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट b माइनस a इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r। तो b माइनस ए क्यू के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, r लिखा जा सकता है। b माइनस ए क्यू की जगह पे r लिख दिए, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन a, ठीक है। और आप नोटिस करो ना सर, ये जो r का वैल्यू a है और a से छोटा है, तो a को आप पॉजिटिव लेकर के चल रहे हो, a इज ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और a का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन मॉड ऑफ a। ठीक है, सपोज देयर एग्जिस्ट इंटीजर q1 r1 q2 r2 सच दैट, मतलब यूनिकनेस चेक कर रहे हैं, लेकिन हम मान लिए कि 2 क्वोशिएंट है इसका अलग अलग और 2 रिमाइंडर है अलग अलग। बाद में हम प्रूव करेंगे ये 2 क्वोशिएंट अलग अलग जो मान रहे हैं वो अलग अलग क्वोशिएंट नहीं है, दोनों ही क्वोशिएंट सेम है। कैसे? तो हम मान लिए कि ये जो b है ना, इसके लिए पहला क्वोशिएंट क्या है,
ये a इंटू Q1 प्लस R1, और यहां पे रिमाइंडर R1 का बात किया गया। 0 इज लेस देन और इक्वल टू R1 एंड R1 इज लेस देन a, क्योंकि a से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे छोटा होगा। और दूसरा रिजल्ट a इंटू Q2 प्लस R2, 0 इज लेस देन और इक्वल टू R2 एंड R2 इज लेस देन O। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो b में b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, इक्वल टू होगा। यहां इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा Q1 माइनस Q2। यहां पे R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। अब इस पूरे टर्म को इधर लेकर के जाओ, तो सर यहां पे तो a है ना, a कॉमन आया है, ये इधर आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू a इंटू Q1 माइनस Q2। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 को a के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या, Q1 माइनस Q2। इस पूरे टर्म को a के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या। R2 माइनस R1 को क्या लिखे, a इंटू Q1 माइनस Q2 लिख दिए। इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे टर्म को a के मल्टीपल में लिखे हैं, मींस a डिवाइड करता होगा किसको, R2 माइनस R1 को। अब बतलाओ R1 a से छोटा है क्या, R2 a से छोटा है क्या, R1 भी a से छोटा है, R2 भी a से छोटा है, तो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 का जो रिजल्ट होगा वो a से छोटा होगा या नहीं होगा। सर ये पूरा टर्म का मॉड लेस देन मॉड ऑफ इतना, तो सर ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट से क्या है, लेस देन है। और अभी हम बतलाए थे कि अगर ये नंबर बड़ा है इससे, तो कब पॉसिबल है, ये रिजल्ट 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। उतना दिमाग नहीं लगाइए। यहां पे R1 लेस देन है a से, R2 भी लेस देन है a से, मतलब 3 छोटा है 5 से और 4 भी छोटा है 5 से। तो 4 में 3 घटाएंगे तो क्या वो लेस देन 5 नहीं होगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्या 1 लेस देन 5 नहीं है, और कहते हैं 5 डिवाइड्स करता है 1 को। ये पॉसिबल कब होगा, पॉसिबल जब होगा कि ये रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि a के मल्टीपल में लिखे तो ऐसा तो लिख सकते हैं, द ओनली पॉसिबिलिटी इज R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 0, मतलब R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, 0। तो सर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा, आपका होगा R2 इज इक्वल टू कितने के बराबर, R1 के बराबर। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि R1 और R2 दो अलग अलग रिमाइंडर नहीं, दोनों रिमाइंडर क्या है, सेम है। अब इसके आगे क्या चलेगा सर, क्वेश्चन आप देखो ना, इसके जगह पे अब क्या रखा जा सकता है, 0। 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू Q1 माइनस Q2। सर 0 इज इक्वल टू a इंटू इतना, और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि a से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो a तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो होगा किसका, ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 है और a 0 के बराबर नहीं है, तो Q1 माइनस Q2 का डिफरेंस कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2। तो R1 और R2 आपस में इक्वल है और Q1 और Q2 इक्वल है। कैसा लगा अपना क्लासेस आज का, फीडबैक में जरूर अपना सेंड कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।